बुक है समसामयिक घटना चक्र। जीएस पॉइंटर के अंतर्गत पूर्वावलोकन सार, और यह बुक पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया है, जो आगामी होने वाले एग्ज़ाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और इस बुक के अंतर्गत जितने भी टॉपिक हैं उनको मात्र दो वीडियो में ख़त्म कर दिया गया है। और इस बुक का दोनों वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आपको इसका फोल्डर मिल जाएगा। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो S4 नोट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करें। धन्यवाद। समसामयिक घटना चक्र जीएस पॉइंटर के अंतर्गत हम लोग आज देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अंतर्गत आज का टॉपिक है पर्यावरण एवं सतत विकास। तो इससे संबंधित हम लोग विभिन्न प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का स्थान कैमा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 116वां। और अगला प्रश्न है कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो वर्षा की मात्रा किस पे निर्भर करती है? तो वायुमंडल में नमी पर। इसका उत्तर हो जाएगा वायुमंडल में नमी पर। अगला है कि जलमंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल तथा जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? तो जैव मंडल। अगला है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की भारत सरकार के द्वारा स्थापना की गई थी। तो कब किया गया था? तो 2010 में। अगला है कि पर्यावरण से अभिप्राय है। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? तो पर्यावरण से भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इसके चारों ओर अस्तित्व में है, और उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पर्यावरण। अगला है कि पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतः क्रिया को सम्मिलित करता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की परिभाषा के अनुसार। अगला प्रश्न है कि पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंध नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गरीबी कम करने का। गरीबी कम करने का पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंध नहीं है इसका। अगला प्रश्न है कि भारत में पर्यावरण अधिनियम पारित हुआ था। तो 1986 इसका उत्तर हो जाएगा। और पर्यावरण बनता है, कैसे बनता है? तो जीवीय घटकों, भू आकृति घटकों तथा अजैव घटकों से। अगला है कि पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं तो नियंत्रक के रूप में। अगला प्रश्न है कि धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो प्राकृतिक संसाधन इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान में आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। तो धारणीय विकास इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? तो सतत विकास इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs का निर्धारण किया है। वे कुल कितने थे? तो 17।
अगला है कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों के द्वारा किए गए प्रयासों के प्रगति जानने हेतु निर्माण क्रिया किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का। अगला है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 जून को। अगला प्रश्न है कि देश के प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं, तो वन, जल तथा खनिज को। अगला प्रश्न है कि वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं क्या कहलाते हैं, तो प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में। अगला प्रश्न है कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, तो जल चक्रण, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी NEERI नेरी अवस्थित है, तो नागपुर में, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि नेरी कार्य करता है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन रह करके, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है, तो जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण को निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता को घटाना। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो कहाँ किया गया था, तो रियो में, ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा रियो में। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, तो वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं और इन कार्यक्रमों का नाम दिया गया, तो एजेंडा 21, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था, तो इसका उत्तर हो जाएगा द फ्यूचर वी वांट। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा वायुमंडल कहते हैं। अगला है कि वायु एक मिश्रण है, इसका उत्तर मिश्रण हो जाएगा। अगला है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% इत्यादि गैसें पाई जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वायुमंडल, एटमॉस्फेयर में। अगला प्रश्न है कि नोबेल गैसों में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रेडॉन। अगला प्रश्न है कि वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है, तो नाइट्रोजन का, ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला है कि यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो वह गैस जिसकी कमी होती है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि वह कार्य जो पेड़ पौधे का नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वायु का प्रदूषण। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है, तो श्वसन, जैव पदार्थ का अपक्षय तथा ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा। अगला प्रश्न है कि कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है, यह अपने मूल रूप में पाया जाता है, तो ग्रेफाइट एवं हीरा के रूप में पाया जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट एवं हीरा। अगला है कि पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाया जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण में। अगला है कि अपक्षय का विचार संबंधित है, तो एक प्राकृतिक क्रिया से। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष, तो इसका उत्तर हो जाएगा जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी, तो 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था, इसका उत्तर हो जाएगा 18 अक्टूबर 2010। अगला है कि हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, तो WM एडम्स, इसका उत्तर हो जाएगा WM एडम्स। अगला है कि आमतौर पर समाचारों में आने वाले Rio+20 सम्मेलन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। अगला प्रश्न है कि Rio+20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में संपन्न हुआ था, तो कहाँ संपन्न हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था, तो वर्ष
1997 में इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि 23 से 27 जून 1997 के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया। Rio+5 पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, तो न्यूयॉर्क में। अगला है कि विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा धारणीय विकास को। अगला है कि वैज्ञानिक, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यवसायियों की एक संस्था जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्लब ऑफ रोम। अगला है कि अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की जिसे जाना जाता है, तो एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा एजेंडा 21। अगला है कि कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं, यानी अधिकांश जड़ें नष्ट हो जाती है। अगला है कि मूल रोम की कोसा भित्ति मुख्यतः बनी होती है, तो सेलुलोज का बना होता है। इसका उत्तर हो जाएगा सेलुलोज। अगला प्रश्न है कि मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं, तो पेक्टिन के कारण। इसका उत्तर हो जाएगा पेक्टिन। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अपकर्षण से अभिप्राय है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 और औद्योगिक नीति। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है, तो मसानोबु फुफुका। इसका उत्तर हो जाएगा मसानोबु फुफुका। अगला है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया ने। अगला टॉपिक है पारिस्थितिकी से, तो उससे विभिन्न प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के मुख्यालय अवस्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जेनेवा में। अगला प्रश्न है कि विश्व मौसम विज्ञान अभी समय लागू हुआ, तो 23 मार्च 1950 को यह लागू हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा 23 मार्च 1950। अगला है कि UNEP का मुख्यालय अवस्थित है, तो नैरोबी में। इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी, तो 1972 में। इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है UNEP के वर्तमान प्रमुख कौन है, तो एरिक सोलहेम। अगला प्रश्न है कि EPA का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एनर्जी। अगला प्रश्न है कि EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एनर्जी एजेंसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संघीय एजेंसी है जिसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2 दिसंबर 1970 को। अगला है कि NEA से आशय क्या है, तो नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। इसका उत्तर हो जाएगा नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, NEA से इसका फुल फॉर्म है। अगला है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो एम्स्टर्डम। इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल है एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन। अगला प्रश्न है कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा वर्ष 1991 में दिया जा रहा है, तो इको मार्क प्रमाण पत्र। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने प्रारंभ किया था, तो इको मार्क को। अगला प्रश्न है कि धारणीय कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ क्या होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। अगला है कि भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चल रहा है, तो वर्ष 2014-15 से। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित गृह कृषि यानी ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ करने वाला राज्य कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब। अगला प्रश्न है कथन है कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। कथन ये कहता है कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है
और उसका कारण आर है कि जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ए है कि प्राकृतिक वनस्पति और जलवायु का सही सूचकांक है, लेकिन कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि नागरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। क्यों हानिकारक है? तो संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए और जैव विविधता के संरक्षण के लिए। अगला है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के जिस प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था या हुए थे, तो वह कौन? तो स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा यानी GEF। अगला है कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GEF ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी की स्थापना कब की गई थी? कहाँ किया गया था? तो रियो अर्थ समिट में 1992 के दौरान। अगला है कि UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि यानी लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड यानी LDCF उपलब्ध कराता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा GEF के द्वारा। अगला प्रश्न है कि विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि यानी द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड SCCF की स्थापना की गई। तो इसकी स्थापना कहाँ की गया था? तो COP7 की बैठक माराकेश के प्राप्त निर्देशों के आधार पर। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में GEF के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्ष कौन है? तो नाओको इशी। इसका उत्तर हो जाएगा नाओको इशी। अगला प्रश्न है कि पलाची माड़ा जो पर्यावरण के अपार क्षति के कारण चर्चा में था, कहाँ अवस्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल में। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो छाता विधान के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा छाता विधान। अगला प्रश्न है कि 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पारित किया। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया। अगला है कि जेनेटिक्स इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति यानी जेनेटिक्स इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का नाम बदल दिया गया है। अनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं वे शब्द रखे जाएंगे। तो वे शब्द क्या रखे जाएंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति यानी जेनेटिक्स इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। अगला प्रश्न है कि आपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन डेस्क 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया। वह स्कोर कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार पर मापक। अगला प्रश्न है कि भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घ स्थायी विकास के लिए जो रणनीति सर्वश्रेष्ठ है वह क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिश्र सस्यन और कार्बनिक खादें, नाइट्रोजन यौगिकरण और पौधे और कीट प्रतिरोध शास्य किस्में। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही कथन क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है और यह एक कार्यशील इकाई है और इसकी अपनी उत्पादकता होती है। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में अगला टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र से। पारिस्थितिकी तंत्र से अगला टॉपिक देखेंगे तो इससे विभिन्न प्रश्न पारिस्थितिकी तंत्र से हम लोग अब विभिन्न प्रश्नों को देखेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है कि 10% नियम संबंधित है। तो ऊर्जा का खाद्य के रूप में
एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचाने से। अगला प्रश्न है कि जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम क्या है? तो पहला में हो जाएगा जनसंख्या, और फिर उसके बाद समुदाय, और समुदाय के बाद पारिस्थितिकी तंत्र, और उसके बाद भूदृश्य। अगला प्रश्न है कि स्वपोषी यानी स्वपोषणज स्तर पर उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि परपोषी विषम पोषणज स्तर के उत्पादन के संदर्भ में आता है, तो द्वितीयक उत्पादकता। अगला प्रश्न है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषक स्तर से अन्य स्तर में हस्तांतरण के पश्चात क्या होता है? तो घटता है। इसका उत्तर हो जाएगा घटता है। अगला है कि कुछ कारणवश यदि तितलियों की जाति यानी स्पीसीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके जो संभावित परिणाम हो सकते हैं वे क्या हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, और इसके कारण बर्रे, मकड़ियों और पक्षियों के कुछ प्रजातियों को समष्टि में गिरावट हो सकती है। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, तो जीव एवं वातावरण के बीच। अगला प्रश्न है कि जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, तो पारिस्थितिकी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा वाइकोलॉजी के नाम से। अगला प्रश्न है कि जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी की विज्ञान कहते हैं, यह बताया है, तो अर्नेस्ट हैकल ने यह बताया है। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है, यह किसने बताया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूजिन ओडम ने बताया। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तावित की गई, कब की गई थी? तो 1935 में एजी टॉन्सले के द्वारा। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र के विचारधारा को बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकॉस्म कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्ल मोबियस तथा फोर्ब्स ने। अगला प्रश्न है कि प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई यानी फंक्शनल यूनिट के रूप में जानी जाती है, तो पारिस्थितिकी तंत्र को जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही कथन क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है, और यह एक कार्यशील इकाई है और इसकी अपनी उत्पादकता होती है। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, क्या सही नहीं है? तो यह एक बंद तंत्र होता है, यह सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि परितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन किसने किया था? तो जीवों यानी ऑर्गेनिज्म्स का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा परितंत्र यानी इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम परितंत्र है, तो खेत इसका उत्तर हो जाएगा खेत। अगला है कि कृत्रिम परितंत्र पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो धान का खेत। अगला प्रश्न है कि घास स्थल, वन तथा मरुस्थल उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो स्थलीय परिस्थिति तंत्र के। अगला प्रश्न है कि झील, नदियाँ तथा समुद्र आते हैं, तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन वहन क्षमता कहलाती है। अगला प्रश्न है कि बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जैविक विभव कहलाती है, यानी
बायोटिक पोटेंशियल कहलाती है। अगला प्रश्न है कि एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र कर्मता। अगला है कि पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो सामुद्रिक इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर में समुद्री जल होता है, तो लगभग 97% भाग में समुद्री जल होता है। अगला प्रश्न है कि समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्तता लवण है, तो सोडियम क्लोराइड का। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी, इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, तो कौन मदद करता है, तो वन रोपण, वर्षा जल प्रबंधन तथा जैवमंडल भंडार। अगला प्रश्न है कि वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण का निवारक मददगार क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में। अगला प्रश्न है कि भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का एक प्रमुख कारण क्या है, वनों उन्मूलन इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि वह कार्य जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है, तो वृक्ष काटने से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। अगला है कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर का स्थान प्राप्त होता है, तो सर्वाहारी को प्राप्त होता है, ओमनीवेरियस को प्राप्त होता है। अगला है कि पारिस्थितिकी तंत्र का एक जीवीय घटक नहीं है, तो वायु जो है वह जीवीय घटक नहीं है। अगला है कि पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में जिस प्रकार के जीव अपघट्य जीव कहलाते हैं, तो कवक और जीवाणु जो हैं वह जीव अपघटक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि अपघटक के वे जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं जिससे पुनः चक्रीय हो सके, तो पोषण तत्वों का इसका उत्तर हो जाएगा पोषण तत्वों का। अगला है कि निर्जीव कार्बनिक तत्वों के अकार्बनिक यौगिक को तोड़ते हैं, तो अपघटक के द्वारा। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद, जीवाणु, गोल कृमि, प्रोटोजोआ और केचुआ भूमिका अदा करते हैं, तो अपघटकों की भूमिका अदा करते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चींटी तथा हिरण। अगला प्रश्न है कि किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में क्या आता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शाकाहारी प्राणी। अगला प्रश्न है कि अपघटक यानी डीकम्पोजर तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों को श्रेणी में आती है, तो क्या आती है, तो चींटी जो है वह दोनों को श्रेणी में आती है। अगला है कि वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादों हरे पौधों से प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में। अगला प्रश्न है कि साग सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता जबकि मांसाभक्षी होने पर श्रेणी में आएगा, तो मांसाहारी होने पर द्वितीयक श्रेणी में आएगा। अगला प्रश्न है कि समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन्स इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादन घटक क्या है, तो हरे पौधे इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के विधि के द्वारा। अगला प्रश्न है कि प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत क्या आते हैं, तो हरित पादप आते हैं। अगला प्रश्न है कि हरे पौधे यानी हरे रंग के लवक क्लोरोफिल की सहायता से क्या करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अगला प्रश्न है कि जीवित घटकों में शामिल होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हरे पौधे। अगला प्रश्न है कि एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है, तो इसका उत्तर हो जाएगा घास। घास जो है उत्पादक है और घास को खाता है टिड्डा। टिड्डा जो खाता है वह प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा और टिड्डा के खाने वाला है मेढक, तो मेढक द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा और मेढक को सांप खाता है, तो सांप तृतीय उपभोक्ता हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए पीको आंदोलन। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन संबंधित है, तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पादप संरक्षण से। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित प्रमुख कथन क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टॉन्सले ने किया था। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषी यानी ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया है, तो एजी टॉन्सले के द्वारा किया गया है इसका प्रथम प्रयोग। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म जीव जो मृत पौधे, जंतुओं और अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा वियोजक यानी डीकम्पोजर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में जो अनुक्रम सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। अगला प्रश्न है कि अधिक विविधता वाले परितंत्र की उत्पादकता भी होती है, तो क्या होती है? तो अधिक होती है। अगला प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला उस क्रम को निर्देशन करती है जिसमें जीवों का एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा होती है, पोषित इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों का एक श्रृंखला में होता है जिसे कहते हैं क्या कहते हैं? तो खाद्य श्रृंखला कहा जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा खाद्य श्रृंखला। अगला प्रश्न है कि जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एक दिशा में होता है ऊर्जा का प्रवाह। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है, यह एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तन हो सकती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊष्मगतिकी के पहले नियम के अनुसार। अगला प्रश्न है कि हर पोषक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? तो घटती जाती है। अगला प्रश्न है कि विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में उत्पादकों का सकल उत्पादन का ही शाकाहारियों द्वारा स्वांगीकृत हो पाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 10% तक। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया, तो ऑर्निज नेस ने किया था इसका। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी नीचे आला के संकल्पना को प्रतिपादित किया था, तो किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रीनलैंड ने, इसका उत्तर हो जाएगा ग्रीनलैंड। अगला है कि पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है? तो भूमंडलीय हेक्टेयर। अगला प्रश्न है कि एक मनुष्य के जीवन के पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि कहते हैं, तो पारिस्थितिकीय पदछाप इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र में वे क्षेत्र हैं जिन्हें घोषित किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों में कृषि को छोड़ करके सभी मानव क्रियाओं का निषेध नहीं है, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया है और कुछ को किया गया है, तो विनियमित किया गया है। अगला प्रश्न है कि घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रम के अंश के रूप में जिस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं वह है, तो जल के सीमाओं एवं आग के कारण। अगला प्रश्न है कि भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण ही कहलाता है, तो पारिस्थितिकी अनुक्रम कहलाता है। अगला प्रश्न है कि जैविक अनुक्रम के पर्यावस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो नगनीकरण, प्रवास, स्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि वर्ष 1916 में पौधे के विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया था, अनुक्रम की सर्वमान्य परिभाषा दिया था, किसने दिया था? तो ये क्लीमेंट ने।
अगला प्रश्न है कि वह प्राकृतिक विधि जिसके अंतर्गत एक ही निहित तथा निश्चित स्थान विशेष समूह दूसरे द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, तो अनुक्रमण इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता के नाश का क्या कारण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है, तो प्राकृतिक आवासीय विनाश। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा औद्योगिक उत्पादन एवं नागरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वास का विनाश किया जा रहा है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो जैव विविधता के ह्रास के लिए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो प्राकृतिक वास का विनाश। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता के क्रम में होने का मुख्य कारण क्या है, तो आवासीय विनाश इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है। अगला है कि भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट में हो सकते हैं, तो वैश्विक तापन, आवास का विखंडन और विदेशी जाति का संक्रमण। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है, तो प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम की खेती। अगला प्रश्न है कि देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में यह खेती प्रचलित है, जो कि खेती का अवैज्ञानिक तरीका है, तो झूम की खेती इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल में शामिल है, तो क्या शामिल है, तो पूर्वी हिमालय, ईस्टर्न हिमालय है वो शामिल है। अगला है कि भारत में जैव विविधता के ताप स्थल यानी हॉट स्पॉट है, तो क्या है, तो पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता हॉट स्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि पाए जाते हैं उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी। अगला प्रश्न है कि भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थल है। ये हॉट स्पॉट है कहाँ है, तो पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार, भारत सीमा और सूडालैंड के बीच। अगला प्रश्न है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र क्या है, तो पश्चिमी घाट इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता के संदर्भ में भारत में क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। अगला प्रश्न है कि हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1988 में किया गया था, तो नॉर्मन मायर्स ने किया था। अगला प्रश्न है कि जहाँ पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना रहता है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हॉट स्पॉट कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष क्या है, तो सिकोआ का वृक्ष हो जाएगा इसका उत्तर। अगला है कि किसी प्रजाति के विलुप्त माना जा सकता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं जाए, तो 50 वर्षों के बाद। अगला है कि किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी क्या है, तो बड़े आकार वाला शरीर और संकुचित नीच यानी कर्मता आनुवांशिक भिन्नता की कमी। अगला प्रश्न है कि किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो व्यापक नीच यानी ब्रॉड नीच। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण IUCN द्वारा विलुप्त के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधे और पशु पक्षी सूचित सम्मिलित की जाती है, तो रेड डाटा बुक्स में। अगला है कि रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन क्या है, तो IUCN इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि प्राणी समूह जो संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है, तो महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पंडा और एशियाई वन्य गधा। अगला है कि सोन चिड़ैया या महान भारतीय सारंग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, साइबेरियन सारस और स्लेटी टिटहरी अति संकटग्रस्त श्रेणी में है। कस्तूरी मृग संकटग्रस्त श्रेणी में है और एशियाई वन्य गधा संकट के नज़दीक श्रेणी में, जबकि लाल पंडा शामिल है, तो इसका उत्तर हो जाएगा संकटग्रस्त श्रेणी में लाल पंडा शामिल है। अगला है कि गोल्डन ओरिओल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और इंडियन फैंटेल पिजियन तथा इंडियन सनबर्ड भारतीय पक्षियों में से अत्यधिक संकटपन्न किस्म किसका है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, किंतु पक्षियों की संख्या तेज़ी से घट रही है, क्यों?
क्योंकि पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है और कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं के बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का क्या कारण नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बंजर भूमि का वनीकरण। अगला प्रश्न है कि सड़कों का विस्तार, नगरीयकरण एवं कृषि का विस्तार उत्तरदायी कारकों में शामिल है। तो जैव विविधता के ह्रास के लिए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि 1975 में यह भारत के अभिन्न अंग बन गया था। इसे वनस्पति शास्त्रियों ने स्वर्ग माना, तो सिक्किम को। अगला है कि पूर्वी हिमालय के हॉट स्पॉट क्षेत्र में आता है, तो सिक्किम के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जिस एक की स्थापना करने में निहित है वह क्या है? तो जीवमंडल निश्चय रिजर्व। अगला है कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है, तो जैव मंडल रिजर्व इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह स्थल जो वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति यानी इन सिटू नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वनस्पतिक उद्यान। अगला है कि क्रायो बैंक यानी एक्स सिटू संरक्षण के लिए जो गैस समांतर प्रयोग होता है वह क्या है? तो नाइट्रोजन गैस इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि वनस्पतियों एवं जानवरों के विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवासों से पृथक किया जाता है, तो एक्स सिटू संरक्षण के द्वारा। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय पौधे वनों में इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का विस्तार पाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। अगला प्रश्न है कि इन क्षेत्रों में पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती है, क्योंकि इसमें वर्ष भर रहता है, क्या रहता है? तो उच्च वर्षा तथा तापमान रहता है। अगला प्रश्न है कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जैव विविधता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा बायोम में। अगला प्रश्न है कि प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतर विविधता मिलती है, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में मिलती है। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता में परिवर्तन होता है क्योंकि यह भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, इसका उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि शांत घाटी, कश्मीर, सुरमा घाटी तथा फूलों की घाटी में से सर्वाधिक जैव विविधता किस में पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शांत घाटी में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि शांत घाटी अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है शांत घाटी? तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल में। अगला प्रश्न है कि साइलेंट वैली परियोजना जिस राज्य से संबंधित है वह कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल में। अगला प्रश्न है कि फूलों की घाटी अवस्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में। अगला है कि आर्द्र क्षेत्रों में जिसे रामसर का दर्जा प्राप्त है, तो वह क्षेत्र कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चिल्का झील, लोकटक, केवलादेव तथा बुलर झील। अगला प्रश्न है कि रामसर सूची अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों की सूची है और इस सूची में वर्तमान में भारत में शामिल स्थल क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुल 26 स्थल जो है वो शामिल है। अगला प्रश्न है कि रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था, तो नम्न भूमि से संबंधित था। भोज आर्द्र स्थल रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था, तो नम भूमि के। अगला है कि वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारत के सबसे अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि कौन है? तो गुजरात में है। अगला है कि जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आनुवांशिक विभिन्नता के क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि परवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है, तो सागरीय जल के समान तापमान में वृद्धि।
अगला प्रश्न है कि परवाल विरंजन समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि यानी वैश्विक उष्मन सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है, जिससे सहजीवी शैवाल का मोचन और साथ ही घटित होती है, तो परवालों की मृत्यु होती है। अगला है कि जिसमें परवाल भीतियाँ हैं, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वाल्टर जी रोसेन ने। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता जिन माध्यम यानी माध्यमों के द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बना है वह क्या है, तो वह मृदा निर्माण है, मृदा अपरदन की रोकथाम है, अवशिष्ट का पुनःचक्रण है और साथ से परागण है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2011 से लेकर के 2020 के लिए दशक यानी निर्दिष्ट किया गया है, तो जैव विविधता दशक को निर्दिष्ट किया गया है। अगला है कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैव विविधता के बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो पोषण स्तरों के कम संख्या। अगला है कि पारिस्थितिकी तंत्र होता है तो ये गतिकीय तंत्र के रूप में। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है और इस समृद्धि के लिए जो कारक सबसे उपयुक्त है वह क्या है, तो यह विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया है, तो कब पारित किया गया है, तो दिसंबर 2002 में। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया, तो कब स्थापित किया गया, तो वर्ष 2003 चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी एनबीए भारत में कृषि संरक्षण में सहायक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जैव चोरी को रोकथाम है और यह देसी और परंपरागत आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। अगला प्रश्न है कि और इसमें कहता है कि एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवांशिक जैविक संसाधनों में संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है कि सीबक थोर्न के विश्वव्यापी मार्केट के बड़ी संभावनाएं हैं और इस पेड़ के बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर होते हैं। चंगेज खां ने इसका प्रयोग अपनी सेना को ऊर्जा सुविधा के उन्नत करने के लिए किया था और उसी कॉस्मोनाटों ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण के बचाव के लिए किया था और भारत में यह पौधा पाया जाता है। तो यह पौधा कहाँ पाया जाता है, तो यह पौधा लद्दाख में पाया जाता है। अगला है कि भारत सरकार सीबक थोर्न की खेती का प्रोत्साहित कर रही है और इस पादप का महत्व क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीयकरण को रोकता है और इसमें पोषकीय मान होता है और यह उच्च तुगनता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में लेह बेरी के नाम से लोकप्रिय एक पर्णपाती झाड़ी है, इसका उत्तर हो जाएगा सीबक थोर्न झाड़ी। अगला प्रश्न है कि पिछले 10 वर्षों में गिद्धों की संख्या में एकाएक गिरावट आई है और इसके लिए उत्तरदायी कारक एक साधारण सी दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के लिए दर्द निवारक के रूप में एवं बुखार के इलाज में दिया जाता है। वह दवा क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डिक्लोफिनेक सोडियम। अगला प्रश्न है कि भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है, तो जानवरों को दर्द निवारक दवा देना। अगला प्रश्न है कि कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर पर दिखाई देते थे किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं और इस स्थिति के लिए उत्तरदायी क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गोपसु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि के रूप में। अगला है कि मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि एक फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया। वह पक्षी कौन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डोडो। अगला है कि मॉरिशस में टम्बला कोक जिसे डोडो वृक्ष के नाम से जाना जाता है और प्रजनन में असफल रहा जिसकी वजह से यह लगभग विलुप्त हो रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है, तो डोडो पक्षी की विलुप्ति का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है कि भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल यानी फ्लाइंग फॉक्स है, तो चमगादड़ इसका उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से किसे जाना जाता है? तो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को जाना जाता है। अगला है कि डुंगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर है वह है एक, तो वह क्या है? तो स्तनधारी मैमल है। अगला है कि भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में सही है। क्या सही है? तो यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है और इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया। अगला है कि यह एक समुद्री स्तनधारी है और घास खाने की इसकी आदत के कारण इन्हें समुद्री गाय यानी सी काऊ के नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ड्यूगोक को। अगला प्रश्न है कि जिन 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट श्रीलंका एवं इंडो वर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों यानी हॉट स्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है वह क्या है? तो वह जाति बहुयात्रता, स्पीसीज रिचनेस और स्थानिकता तथा आशंका बोध। अगला प्रश्न है कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में कथन सही है? इसका उत्तर हो जाएगा कि यह संरक्षण संगठनों के विश्वव्यापी भागीदारी है और यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधीय क्षेत्र यानी इम्पोर्टेंट बर्ड एवं बायोडाइवर्सिटी एरियाज के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता हॉट स्पॉट की संकल्पना दी गई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स के द्वारा। अगला प्रश्न है कि जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना उपसंधि यानी प्रोटोकॉल के पक्षकारों का प्रथम बैठक MOP 23 से 27 फरवरी 2004 के मध्य संपन्न हुई थी। इसका उत्तर हो जाएगा मलेशिया के राजधानी कुआलालंपुर में। अगला प्रश्न है कि भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि यानी प्रोटोकॉल जैव विविधता पर समझौता पर हस्ताक्षर किया था, तो 23 जनवरी 2001 को हस्ताक्षर किया था। अगला है कि जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल संबंध है तो अनुवांशिकी रूपांतरण के जीवों से। अगला प्रश्न है कि जैव सुरक्षा उपसंधि यानी जैव विविधता पर समझौता का सदस्य नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगला प्रश्न है कि जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी का कार्टाजेना प्रोटोकॉल कार्यान्वित करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है कि बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति की प्राकृतिक आवास है और उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय वन गधा। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा नगोया में। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 11वां सम्मेलन यानी COP11 8 से 19 अक्टूबर 2012 के मध्य आयोजित किया गया था, तो कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद, भारत में। अगला प्रश्न है कि UNREDD+ प्रोग्राम के समुचित अभिकल्पना और प्रभावी क्रियान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा जैव विविधता का संरक्षण करने में, वन्य पारिस्थितिकी की समुत्थानशीलता में तथा। अगला है कि जो 2 महत्वपूर्ण नदियां जिसमें से एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है तथा दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है और समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल के खाड़ी से कुछ ही दूर है और यह वन्य जीवन तथा जैव विविधता के प्रमुख स्थल है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भीतरकनिका। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN तथा वन्य प्राणी जात एवं वन्य स्पति जात के संकट प्राण्य स्पीसीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन
इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा सिटीज के संदर्भ में सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा IUCN, यानी प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है और सिटीज उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्ध कर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है। अगला प्रश्न है कि IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्यरत है। यह अंग नहीं है, तो यह किसका अंग नहीं है? तो यह संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। अगला प्रश्न है कि परितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र क्या है? द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी यानी TIB नामक पहल के संदर्भ में सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है और यह ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो परितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निर्देशन और अभिग्रहण में निर्णायकताओं की सहायता करता है। अगला प्रश्न है कि TID संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है। इसका कार्यालय कहाँ है? तो इसका कार्यालय उत्तर हो जाएगा जेनेवा, जो स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है कि सिंह पूंछी वानर यानी मॉकॉक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है, तो यह कहाँ पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है कि भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, तो काली गर्दन वाला सारस पाया जाता है, कृष्णग्रीव सारस, उड़न गिलहरी जिसको कंदली कहा जाता है, और अगला है हिम तेंदुआ। ये सब भारत के प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। अगला है कि चीता को भारत से विलुप्त घोषित किया गया था, तो कब किया गया था? तो 1952 में किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा 1952। अगला प्रश्न है कि समुद्री तल से 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, तो हिम तेंदुआ पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य के पक्षी कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा काली गर्दन वाला सारस। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक उड़न गिलहरी है, तो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि शीत निष्क्रियता के परिघटना के परीक्षण किया जा सकता है, तो चमगादड़, भालू, कृंतक में। अगला है कि समशीतोष्ण और शीत प्रधान देशों में रहने वाले जीवों के उस निष्क्रिय तथा अवसन अवस्था को जिसमें वहाँ के अनेक प्राणी जाड़ों के ऋतु बताते हैं, क्या कहते हैं? तो शीत निष्क्रियता, हाइबरनेशंस कहा जाता है। अगला है कि गिलहरियाँ, छुछुंदर, चूहे, मूसक आदि स्तनधारी प्राणी आते हैं, तो कृंतक गण में, रोडेंट्स में आते हैं। अगला है कि उच्चतर अक्षांशों की तुलना में जैव विविधता समानता अधिक होती है, तो निम्नतर अक्षांशों में अधिक होती है। अगला है कि पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर उन्तासों की तुलना में जैव विविधता समानता अधिक होती है। अगला प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लवण जल मगर। अगला प्रश्न है कि अंडमान एवं निकोबार के समुद्री जीव जंतुओं में डुगोगस, डॉल्फिन, व्हेल, सॉल्ट वाटर समुद्री कछुआ और समुद्री सांप आदि समांतर रूप से बहुआयत से पाए जाते हैं, तो विशाल हिमालय श्रेणी श्रृंखलाएं में पाए जाते हैं, तो थ्रू एवं टैपिर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारत में उत्तर पूर्व के सघन वनों में क्या रहता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्लो लोरिस।
अगला प्रश्न है कि वृक्षों पर रहने वाला वह स्तनधारी जिसका जूलॉजिकल नाम एलुरस फल्गेसस है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रेड पंडा का। अगला प्रश्न है कि भारत में रेड पंडा प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है कि यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वेटलैंड्स इंटरनेशनल। अगला है कि वेटलैंड्स इंटरनेशनल एक गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है जो आर्द्र भूमियों और उसके संसाधनों को बनाए रखने तथा उन्हें पुनः स्थापित करने हेतु कार्यरत है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय उत्तर हो जाएगा नीदरलैंड में। अगला प्रश्न है कि भारत रामसर अभिसमय यानी रामसर कंजर्वेशन का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों में रामसर स्थल घोषित किया है। वह कथन जो इस अभिसमय के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से बताता है कि इन स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाना चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ उनके धारणीय उपभोग का अनुमति दी जाए। अगला प्रश्न है कि भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों में रामसर स्थल घोषित किया गया है ताकि इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकीय तंत्र उपागम के संरक्षण किया जाए और साथ साथ अनुमति दी जाए, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि उनके धारणीय उपयोग की। अगला प्रश्न है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे अभिप्राय क्या है, तो मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो गया है और हो रहा है या होना संभावित है। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि यानी बरसाती जमीन उपयोगी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पोषक पूर्ण पर्यायी एवं चक्रण हेतु पौधे द्वारा अवशोषण के माध्यम से भरी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, तलहट रोक करके नदियों का गादीकरण कम करने हेतु। अगला प्रश्न है कि जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र के बीच के क्षेत्र कहलाते हैं, तो आर्द्र भूमि क्षेत्र कहलाते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों के तुलना में अधिक अंकित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात में। अगला प्रश्न है कि भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से है, तो कम है। अगला प्रश्न है कि जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गहरे सागर में। अगला है कि जैव द्रव्यमान के उत्पादन के दृष्टि से प्रथम स्थान पर क्या आता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा बनाता है। अगला प्रश्न है कि टूमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखिका कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वंदना शिवा। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता से संबंध रखते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा खाद्य एवं कृषि हेतु पादप अनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय विश्व विरासत अभिसमय। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।